नमस्कार। थ्रू लिटरेरी लेंस के इस नए अंक में मैं डॉक्टर विनोद आसुदानी और मैं राजेश आसुदानी रकीब आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, जी मित्रों, आपको पता है थ्रू लिटरेरी लेंस के माध्यम से हम लोग अलग अलग साहित्यिक कृतियों पर चर्चा करते हैं और हमारा उद्देश्य रहता है कि जन सामान्य को और साहित्य के विद्यार्थियों को, साहित्य के शोधार्थियों को, लेखकों को, कवियों को अलग अलग साहित्यिक कृतियों के बारे में जागृत भी करें और उनका एक तरह का विश्लेषणात्मक अध्ययन भी उन तक पहुंचाएं। जी दोस्तों, हम लोग किसी क्रिटिसिज्म के विशेष धारा को लेकर के नहीं चलते हैं, बल्कि जिसे मैं हमेशा कहता हूं कि क्वांटम क्रिटिसिज्म इन लिटरेचर, यानी वी थ्रो ओपन all the doors, all the ways that can be employed to understand, interpret and assimilate a particular literary work. जैसे क्वांटम फिजिक्स में सारी प्रोबेबिलिटीज रहती हैं, वेव फंक्शन कहते हैं उसको जी। एंड देयर इज द कोलैप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन। कोई एक प्रोबेबिलिटी या मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज रियलाइज होती हैं। यही बात है क्वांटम क्रिटिसिज्म की कि एक जो लिटरेरी वर्क है विनोद जी, उसमें अनंत संभावनाएं हैं। बिल्कुल, तो एक कोई विशेष अप्रोच लेकर के हमें उसको इंटरप्रेट करने की आवश्यकता नहीं है। और कौन सी संभावनाएं किस पाठक को क्लिक होती हैं उसमें, ये अपने अपनी बात जी है। बिल्कुल, मैं एक बात की ओर इंगित कर रहा हूँ कि ऑल द बाउंड्रीज which defined various domains of literary criticism are now breaking down. अब कोई सीमा नहीं है। अब आप एक लिटरेरी अप्रोच से दूसरे लिटरेरी अप्रोच पर भी जंप कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, विश्वविद्यालयों में भी अभी वो एकेडमिक्स को लेकर बैठे हुए हैं, इस प्रकार से ओपन माइंडेड लिटरेरी डिस्कशंस या लिटरेरी क्रिटिसिज्म नहीं करते, बल्कि इससे हमको बाहर निकलना बने हुए हैं, अभी तक वो बने हुए हैं, बाहर निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हम जिस उपन्यास की ओर आप सभी को ले चलते हैं उसका नाम भी है सीमाएं टूटती हैं या बॉर्डर्स ब्रेक डाउन। और ये उपन्यास एक ऐसे महान लेखक का है जो कि हिंदी साहित्य में बहुत बड़े लेखक माने जाते हैं। आपने राग दरबारी इस उपन्यास का नाम सुना होगा। राग दरबारी के लेखक हैं, उपन्यासकार हैं श्रीलाल शुक्ल, जिन्हें ज्ञानपीठ से भी सम्मानित किया गया है और वे अंतर्राष्ट्रीय उनकी ख्याति हालांकि राग दरबारी के कारण है, जो कि एक अपने आप में व्यंग्य है, एक सटायर है जो पूरे इंडिया जी। आपने आज तक राग दरबारी की चर्चा नहीं की? बिल्कुल जी हाँ, ये आपने अच्छी बात की, एक जरूर करेंगे राग दरबारी की। लेकिन आज श्रीलाल शुक्ला का जो नावल हम ले रहे हैं वो सीमाएं टूटती हैं। राजेश जी, पहले तो मुझे बताइए कि सीमाएं टूटती हैं ये एक जो पोस्ट मॉडर्न जो उत्तर आधुनिक विमर्श है उसमें भी यही बात है कि एवरीथिंग इज फ्रेगमेंटरी। कहीं कोई कंप्लीशन का सेंस नहीं है, किसी की बॉर्डर का सेंस नहीं है। वी टॉक ऑफ द बॉर्डरलेस वर्ल्ड, राइट? वी टॉक ऑफ द बॉर्डरलेस नॉलेज, बॉर्डरलेस टेक्नोलॉजी। तो अब ये जो साहित्यिक कृति है सीमाएं टूटती हैं श्रीलाल जी की, आप इसको पहले तो ये बताएंगे, इसका जो प्लॉट है, इसका जो कथानक है उसको थोड़ा सा समझाएं ताकि फिर हम समझें कि उस कथानक के भीतर सीमाएं कैसे टूटती हैं। जी, पहली बात तो विनोद जी, जैसा आपने कहा, राग दरबारी के लिए श्रीलाल शुक्ल जी जाने जाते हैं और राग दरबारी जिन्होंने पढ़ा है, लगभग सभी पाठकों ने पढ़ा होगा। जी बिल्कुल, वो एक अलग उपन्यास है। वो हमारे पूरे रूरल सेटिंग जो है, रूरल भारत का ग्रामीण यथार्थ है, उस पर कितना व्यंग्य, करारा व्यंग्य है, ब्यूरोक्रेसी पर करारा व्यंग्य है, लेकिन उससे बिल्कुल अलग जी एक अलग शैली में, मनोवैज्ञानिक शैली में लिखा गया ये सीमाएं टूटती हैं। ये उसका जो शीर्षक है ये बड़ा मुझे आकर्षक लग रहा है कि सीमाएं टूटती है। किसकी सीमाएं टूटती है, कहाँ टूटती है? बिल्कुल, कई चीज़ों की सीमाएं टूटती हैं विनोद जी। हमारे समाज की, हमारे कानून की, हमारे प्यार की अवधारणा की और संबंधों की कई सारी सीमाएं टूटती हैं। और जैसा आपने कहा उत्तर आधुनिकतावाद, तो उसमें यही है कि देयर इज़ नो सर्टेनिटी। हम मानते चले आए हैं कि एक विशेष, एक सर्टेनिटी, एक खातरी है हमें कि ये ऐसा ही है, A इज़ B, B इज़ C। लेकिन यहाँ श्रीलाल शुक्ल जी भी इस नावल के जरिए कहते हैं कि ये धारणाएं ही हैं, जीवन बिल्कुल अलग है इनसे। यानी मैं इसको ऐसा कहना चाहूँगा कि जीवन की जो धारा बहती है, जिस प्रकार से जिंदगी चलती है, जिंदगी किसी निश्चित ढरे पर नहीं चलती, बंध के नहीं चल सकती। जिंदगी को कोई बांधने के सारे प्रयत्न विफल सिद्ध होते हैं और जिंदगी खुद अपना रास्ता खोज लेती है, चलती है, जो रास्ता पहले हमें पता भी नहीं रहता कि इस रास्ते पर जिंदगी हमें ले जाएगी। बिल्कुल। अब मैं सीधे आऊं बात पर, जिस बात से उन्होंने किया है, ज्यादा प्लॉट में उलझा नहीं, पाठकों को नहीं उलझाऊंगा। यहाँ है
चांद और विमल। जी। चांद छोटी 3 में छोटी बेटी है, दुर्गा प्रसाद नाम की व्यवसायी की, वो उनका परिवार की कहानी है बेसिकली। जी जी। तो दुर्गा प्रसाद जी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं एक गोविंद नाम के पार्टनर की हत्या के आरोप में, जबकि वो हत्या के समय उनके साथ थे, पूरी तरह पी के नशे में थे दोनों पार्टनर्स। किसने हत्या की? दुर्गा प्रसाद जी कहते हैं मैंने नहीं की, मुझे नहीं पता किसने की, लेकिन अदालतों ने उन्हें दोषी करार दिया है। और सुप्रीम कोर्ट की पहला ही सीन जो नावल का है, वो सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील खारिज होती है और वो उम्र कैद में अंदर हैं। तो यानी गोविंद और दुर्गा प्रसाद जी 2 पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, और वो शराब के नशे में दोनों बातचीत कर रहे हैं, और सुबह पाया जाता है कि गोविंद जी की लाश वहां पड़ी है, और नेचुरली जो प्रमा फेसिया जो कहते हैं एविडेंस, वो इसमें है कि दुर्गा प्रसाद जी ने उनकी किसी न किसी बात पर हत्या कर डाल दी, क्योंकि कोई दूसरा उस रात वहां नहीं आया या उपस्थित नहीं था। तो ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के बाद भी वो अंदर ही रहते हैं। अब ये लड़ाई लड़ने में मदद जिसने की इस परिवार की, वो है विमल, जो इनके तीसरे पार्टनर है। वो उस रात वहां मौजूद नहीं थे उस रात वहां मौजूद वो, और बाद में पुलिस को बताते हैं कि मैं केवल गया था, दोनों नशे में थे, मैं वापस आ गया वहां से। तो ये परिवार की पूरी सहायता करते हैं ये लड़ाई लड़ने में, पहली अदालत से, दूसरी अदालत से, तीसरी अदालत से, और फिर उनके बेटे की भी सहायता करते हैं दोबारा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो दुकान है। तो मतलब एक फैमिली फ्रेंड के नाते, और उनको अंकल ही कहते हैं इनके जो बच्चे हैं। जी जी। और इस सब में चलते चलते होता ये है विनोद जी कि विमल और चांद की उम्र 23 साल है और विमल 46 साल के, दुगनी उम्र के उनसे, बिल्कुल, और फैमिली फ्रेंड अंकल के नाते हैं। लेकिन इनमें प्रेम संबंध स्थापित होता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अब यहाँ राजेश जी, क्योंकि आप भी एक जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं जी, तो हम अगर सामाजिकता या नैतिकता या संस्कारों की बात फिलहाल सस्पेंड करें, मतलब छोड़ तो ना दें, लेकिन उसको फिलहाल रोक दें। अब 40 साल के विमल और 23 साल की चांद और परिवार कष्ट में है, क्योंकि पिताजी उम्र कैद की सजा पा रहे हैं, विमल उनके पार्टनर है, पैसे वाले हैं, आर्थिक सशक्त हैं, ये इनकी मदद करते हैं, पूरी तरह से मदद करते हैं। और इस तरह एक जो दिखाई देता है कि चांद के हृदय की सहानुभूति प्राप्त कर लेते हैं। बिल्कुल। और क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत बार प्रेम का जो अंकुर फूटता है वो सहानुभूति की गीली मिट्टी में उगता है? बिल्कुल, जैसे कि आप भी जानते हैं विनोद जी, मनोवैज्ञानिक जो अध्ययन है प्रेम पर जो किए गए हैं, प्रेम कोई ऐसी दैवीय वस्तु, ऐसी गैब से आई हुई कोई वस्तु नहीं है। पहली बात तो प्रॉक्सिमिटी, नियरनेस, किसी न किसी तरह का संपर्क, किसी न किसी तरह के एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, एक दूसरे में इंटरेस्ट लेना, यहीं से प्रेम का पौधा पनपता है। यानी सहानुभूति के धरातल पर वो सहानुभूति का जो एक जिसको मॉइस्चर मिल जाए, यानी गीलापन मिल जाए, तो वहाँ वो प्रेम का पौधे का अंकुरण होना लगभग निश्चित है। ऐसे बहुत सारे संदर्भों में, बहुत सारे कहानियों में, उपन्यासों में और यथार्थ जीवन में भी हमने आपने देखा है। और कहने को तो हम कहते हैं, ना उम्र की सीमा हो, न जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। फिर आगे क्या होता है? तो यहाँ ये जो प्रेम संबंध है ये धीरे धीरे सामने भी आता है। और ये स्वीकार्य नहीं होता है भाइयों को, नेचुरली तारानाथ बड़े भाई, चांद के 2 भाई बड़े भाई हैं, और समाज को भी स्वीकार्य नहीं होता है। यहाँ तक कि चांद का एक मित्र है जो सहपाठी है, उसका रिसर्च स्टूडेंट हैं दोनों, तो मुखर्जी, वो प्रेम प्रदर्शन करता है चांद से, लेकिन चांद उनको ठुकरा देती है उसको, लेकिन फिर भी वो हितैषी बना रहता है चांद का। तो अब यहाँ जो नॉवेल की कॉम्प्लेक्सिटी है विनोद जी, वो इसमें है कि ये सीमाएं प्रेम की इस तरह से तो टूटी, यानी एक उम्र की सीमा टूटी, और अपने से दुगने उम्र से अंकल कहे जाने वाले, जिसको उनके भाई अंकल कहते हैं, उस व्यक्ति से ये चांद प्यार कर बैठती है। तो क्या ये सामाजिक यथार्थ न होते हुए भी ये मनोवैज्ञानिक यथार्थ है? बिल्कुल, ये मनोवैज्ञानिक यथार्थ कई सारी परतों में विनोद जी मेरे ख्याल से ये है। पहली बात तो जिसको हम स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं, कि जो विक्टिम है कई बार जो एग्रेसर है, आक्रांता है, उसके प्रति सहानुभूति रखने लगता है, और उसको लगता है कि मेरा जो आक्रांता है वो सही है, वो गलत नहीं है। चांद कुछ भी किए ये मानने को तैयार नहीं है, जो कि उसके भाइयों को शक पड़ जाता है कि कहीं विमल ने ही तो गोविंद की हत्या नहीं की है। तो ये भी एक देखने का कोण तो हो ही सकता है, क्योंकि हो सकता है कि विमल के हृदय के भीतर चांद के प्रति आकर्षण रहा हो, किंतु जब तक दुर्गा प्रसाद को
जैसे कि ना सीन से हटाया नहीं जाए तब तक वो चांद तक पहुंचने का कोई उसके पास रास्ता ना था, या चांद के हृदय में एक सहानुभूति उत्पन्न करने का कोई रास्ता नहीं था। तो चाहे ये रास्ता एक क्रिमिनल रास्ता ही क्यों ना हो, लेकिन कहीं तो भी विमल वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक से मजबूर होकर के, या जिसको कहते हैं ना कि उसका मर्डर करते हैं और आरोप जो है वो दुर्गादास मर देते हैं। उसको पता था कि वो दोनों नशे में थे, तो कोई दूसरा तीसरा चौथा तो कोई एविडेंस ही नहीं। तो ये जानबूझ के लेखक ने इस बात को स्पष्ट रखा है, वो सीधे सीधे कुछ नहीं कहा गया है किसी भी तरह से। जो अपना ये है विमल, वो भी अपनी इंट्रोस्पेक्शन में कभी भी ये बात नहीं कहते हैं कि मैंने हत्या की है। तो जानबूझकर शायद लेखक ने इस बात को स्पष्ट रखा है। अगर ऐसा है तो कि काफी हद तक ऐसा है भी, हम सर्कमस्टेंशियली मान सकते हैं, क्योंकि पुलिस से पहले विमल ने ये बात छिपाई कि वे फ्लैट पर गए थे रात को। तो ये छिपाने का कोई औचित्य नहीं था। वो कहते हैं मुझे डर लगा, मैंने तो काहे का डर लगा। और दूसरी बात, वो ना छुपाते और गए फ्लैट पर गए, जैसे कि जूली कहती भी है, वो जूली से सलाह लेते हैं, उनकी मित्र होती हैं जूली। तो जूली कहती है कि मैं आपकी जगह होती तो मैं अवश्य बताती कि मैं रात को फ्लैट पर गई थी और दोनों नशे में धुत पड़े थे, और वो इसलिए बताती कि दोनों नशे में इसलिए धुत पड़े थे कि वो खून करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यहाँ मुझे लगता है कि जूली के जो शब्द हैं जी, तो उनके अगर हम उनको ठीक से समझने का प्रयास करें जी, तो कहीं न कहीं वो ये संकेत दे रही है कि विमल अगर वहां गए हैं तो निश्चित रूप से परोक्ष अपरोक्ष रूप से गोविंद की हत्या में उनका हाथ होगा। और बिल्कुल एक इनडायरेक्टली बताया भी है लेखक ने कि जूली भी उनसे दूरी बना लेती है, कॉल गर्ल होते हुए भी फिर विमल से जूली दूरी बना लेती है। उसको कहीं न कहीं भनक है कि इस सारे मामले में विमल दोषी हैं। तो देखिए ये नैतिकता की सीमा टूटती है जी, नैतिकता की सीमा। एक व्यक्ति अपनी प्रेमिका बनाने के लिए किसी लड़की को, अपने आधे उम्र की लड़की को प्रेमिका बनाने के लिए किस हद तक जा सकता है। अपने बिजनेस पार्टनर की हत्या करता है और उसको छुपा के रखता है और छुपाने में सफल भी होता है। और ये कहीं ना कहीं विमल को भीतर ही भीतर ये चीज़, हालांकि ये लेखक की अपनी कला है, शैली है कि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से नहीं मनवाया है विमल से, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि सबसे कट के, अपने जानने वालों से कट के, यहाँ तक कि अपने आप से भी कट के। आखिरी सीन जो विमल के केंद्रित है, वो कार में भटकते रहते हैं, कभी आगरा, कभी मथुरा, कभी दिल्ली, कभी इधर, यानी कहीं ना कहीं तो उन्हें आत्मग्लानि हो रही है जी, आत्मग्लानि का दंश वो सह रहे हैं जी। कहीं ना कहीं ही फील्स द सेंस ऑफ सेल्फ एलिनिएशन एंड दैट सेंस ऑफ गिल्ट बिगिंस टू प्रिक हिम समवेयर। तो ये सारी बातें तो है, और यही है कि जीवन की जटिलता इतनी ज़्यादा है कि उसे हम किसी भी फार्मूले में नहीं बांध सकते, किसी भी सीमा में नहीं बांध सकते, किसी भी एक डोमेन में नहीं बांध सकते, और इसलिए सीमाएं टूट रही हैं। सोचने की सीमाएं, भावना की सीमाएं, प्रेम की सीमाएं और कानून की सीमाएं भी टूट रही है। एक तरफ मर्डर हो चुका, लेकिन कानूनी पता नहीं लगा पता कि मर्डर किसने किया। और अगर कोई नया अब सबूत आए भी, वकीलों से भी काफ़ी बीच में बातचीत है, बहसें हैं। वकील कहते हैं कि अगर आप अभी कोई नया सबूत ला भी ले तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब तो ये केस फिर से नहीं खुल सकता, किसी तरह निर्दोषता सिद्ध नहीं हो सकती। दूसरा व्यक्ति, तो ये कानूनी दावपेच भी इतने जटिल हैं कि एक बार जो चीज़ हो गई, दोबारा आप उसको खोलना वो मुश्किल सी चीज़ है। वो सीमाएं आप नहीं तोड़ सकते जी। वो तो अब इसको एक साहित्यिक धरातल पर और शैली की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से इस संपूर्ण उपन्यास को आप कैसे देखते हैं? देखिए, श्रीलाल शुक्ल जी का जो राग दरबारी है, उसमें एक वाक्य जो है वो व्यंग्यात्मक है। कहीं तो ऐसा लगने लगता है राग दरबारी पढ़ते हुए कि वो रचा ही उस दृष्टि से गया है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये जो है सहज तरीके से लिखा गया उपन्यास है, बोलचाल की भाषा में लिखा गया उपन्यास है। बीच बीच में कई बार साहित्यिक ऊंचाइयों को भी छूता है, जो वार्तालाप हैं विमल और चांद के बीच की जो वार्तालाप हैं, और या बाकी छोटी छोटी बातों का जो वर्णन है। तो इसमें मुझे लगता है कि श्रीलाल शुक्ल जी ने लेकिन जिस मनोवैज्ञानिक गहराई का ये उपन्यास है विनोद जी, अच्छा होता अगर लेखक उस गहराई में उतरकर इस उपन्यास को लिखते। यानी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो साहित्यिक पुट तो है जी, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक पैठ चाहिए थी, एक अपराध कथा को जरूर उन्होंने साहित्यिक बना दिया है, बिल्कुल। लेकिन मैं यही पूछने वाला था आपसे कि विमल और चांद के यहाँ पर जो है ना सॉलिलॉक्यूज नहीं है क्या? अगर सॉलिलॉक्यू होती, अपना आत्म मंथन, उनके मन के भीतर क्या उथल पुथल हो रही है, उसको कहीं ना कहीं दर्शाया जाता। चलो ये मान भी ले जाए कि चांद के हृदय में विमल के प्रति आकर्षण है, वो सब ठीक है, लेकिन किसी न किसी बिंदु पर तो उसके हृदय में भी उथल पुथल होगी ना कि मैं ये क्या कर रही हूँ। ये बिल्कुल लैकिंग पहलू जिसको मैं कहूँगा इस उपन्यास का,
विमल और चांद की जो सॉलिलॉक्यूज थोड़ी बहुत हैं भी, वो केवल थोड़ी रोमांटिसाइज्ड करके हैं कि वो काल्पनिक चांद से बातें करते हैं और ये काल्पनिक विमल से बातचीत करती है, लेकिन वो गहराई जो होनी चाहिए उन सॉलिलॉक्यूज में, कहीं अंतर्द्वंद्व जो होना चाहिए, ना तो विमल में है और ना ही कहीं चांद में। शुरू के सीन से ही ये पता चलता है कि चांद जो है विमल के प्रेम में पड़ी हुई है। क्यों पड़ी, कैसे पड़ी, और कहाँ कैसे कंटिन्यू रख रही है, जबकि कई लोग उसको कहते हैं कि भाई हम शक तो विमल पर है, वो कहती है नहीं, तुम सब लोग नहीं समझ पा रहे हो, विमल कभी ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, मेरा ये कहना है कि ये जो प्रेम प्रसंग है जी, केवल वे देह के धरातल पर ही दर्शाए गए हैं या उनके भीतर कोई मस्तिष्क और भावनाओं के स्तर पर भी आपसी अंतरंगता है, यानी इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कंपेटिबिलिटी की तरफ भी कोई इशारा है? मैं सच कहूं विनोद जी, तो चांद और विमल के प्रेम प्रसंगों में वो गहराई नहीं मिली मुझे जो विमल और जूली के बीच मुझे मिली। तो उनके बीच में कोई, चांद और विमल के बीच में कोई ऐसा वार्तालाप होता है लंबा, जहां पर पता चले कि उनके जो व्यक्तित्व है, तो व्यक्तित्व कैसे प्रेम में उभर करके सामने आता है, ये भी प्रेम की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। फैमिली गैदरिंग्स में होटल में बैठे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, वही केस पर बातचीत कर रहे हैं कि पापा को अभी बचाने के लिए ये करें वो करें या ये किया, बस इतनी ही सी बातचीत है। और कार में कभी साथ चले गए, कंधे पर हाथ, कमर में हाथ डाल दिया। तो मुझे हालांकि श्रीलाल शुक्ल जी अपनी जगह बड़े लेखक हैं जी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि विमल एक मिडिल एजेड पर्सन है जी, और इस एज में क्राइसिस होता है। बिल्कुल। और उस क्राइसिस में जनरली होता है कि, और वो विधुर भी हैं, विमल जो है विधुर भी हैं। तो ये तो नेचुरल उनके लिए सिचुएशन हो गई कि एक यंग लड़की के प्रति, एक जवान लड़की के प्रति शारीरिक रूप से आकर्षित हो जाए और अपने प्रभाव, अपने के वजह से उसके दिल में कोई सहानुभूति उत्पन्न कर रहे हैं और उसका फायदा ले रहे हैं। और दूसरी तरफ चांद, क्योंकि उसके पिताजी नहीं रहे और वो अंकल थे, अंकल की दृष्टि से उसे देखती हैं, और कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की बात बिल्कुल है ना, कि अपने से बड़े पुरुष की तरफ जो पितातुल्य होना है, आकर्षित हो जाए। और इस परिस्थिति में तो आकर्षित होना ही है, क्योंकि पिताजी जेल में है और उनके परिवार को ये बहुत मदद करते हैं, सहानुभूति देते हैं। तो ये चांद की जो सहानुभूति है वो भी एक नौजवान लड़की की शारीरिक आकर्षण तो नहीं है कहीं, ये इसमें प्रेम कैसे देखें हम? प्रेम कठिन है इस चीज को कहना। वही इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, स्टॉकहोम सिंड्रोम से मिली जुली एक भावना है। और जिस तरह से विमल ने उनके पिताजी को रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि फ्रॉइड कहते हैं कि एक लड़की के मन में बाल सुलभ आकर्षण अपने पिता के प्रति होता ही है, और वो रिप्लेस हो गया विमल के प्रति। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का ये कहानी है। बिल्कुल, एक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की कहानी है, लेकिन जो लिखने में मनोवैज्ञानिक गहराई होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं इस उपन्यास में वो कमी उसकी खलती है। हालांकि हिंदी साहित्य में इसको कहा जाता है कि बड़ा मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, और जिस तरह से श्रीलाल शुक्ल जी ने लिखा है, लेकिन मेरा अध्ययन यही कहता है कि और काफी कुछ इसमें हो सकता है। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, श्रीलाल शुक्ल जी के उपन्यास को कह रहे हैं कि उनमें मनोवैज्ञानिक वो गहराई नहीं है। और यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूं कि बहुत सारे जो समालोचक होते हैं, वो जब मनोवैज्ञानिक अवधारणा से किसी भी कृति को आकलन करते हैं, कृति का, तो स्वयं मनोवैज्ञानिक नहीं होते, वो केवल साहित्यिक होते हैं। उन्होंने कुछ मनोविज्ञान के पाठ पढ़े होते हैं, लेकिन राजेश जी स्वयं साहित्यिक भी हैं और मनोवैज्ञानिक भी हैं, और हम भी दोनों विषयों में दखल रखते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि एक मनोवैज्ञानिक की हो सकती है साहित्यिक कृति को देखने की, वो केवल साहित्यिक की नहीं हो सकती। और इसलिए शायद हम ये कह पा रहे हैं कि श्रीलाल शुक्ल जी उस गहराई तक नहीं गए मनोविज्ञान। देखिए विनोद जी, थ्रू लिटरेरी लेंस का मकसद भी यही है कि केवल इसलिए कि किसी ऑथर को ज्ञानपीठ मिला हुआ है, केवल इसलिए कि साहित्य अकादमी मिला हुआ है, हम केवल उसके तारीफों के पुल बांधते चले जाएं, तो ये तो ठीक नहीं है। क्योंकि अभी हमें साहित्य को हर तरीके से परखना है, देखना है, पहचानना है, चाहे वो कितना भी प्रसिद्ध लेखक हो या वो कृति कितनी भी प्रसिद्ध हो, कहीं ना कोई कमी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी नहीं है, पठनीय नहीं है, पठनीय है। अपने आप में उपलब्धि ये है कि एक अपराध कथा को आपने साहित्यिक बना दिया। जी अपने आप में उपलब्धि ये है कि इस तरह से स्टॉकहोम सिंड्रोम को आपने दिखा दिया कि निर्द्वंद्व प्रेम करने लगती है उस पर चांद जो है। बिल्कुल, यानी इसका जो पठनीय पक्ष है वो यही है कि आप इस नावल को पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं, और किसी भी साहित्यिक रचना की सफलता उसी में है जो पढ़ने के बाद आपको अलग अलग कोणों से सोचने के लिए मजबूर कर दे। देखिए, तीनों बच्चों पर इसका जो प्रभाव है वो भी अलग। चांद पर जो प्रभाव है वो रियलिस्ट है। प्रेम करने लगती है अपने विमल से, अंकल को प्रेमी बना लेती है, जो भी है। राजनाथ और नीला जो है
हाँ। पति पत्नी जो दूसरे बेटे हैं अच्छा, राजनाथ, बहू बेटी मतलब बहू बेटा बहू बेटा दोनों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हाँ, हाँ। दोनों फ्रस्ट्रेट इसलिए भी हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं राजनाथ ये निर्णय ले लेता है कि जब तक पापा जेल में है हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे। हाँ। तो इसलिए भी नीला बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है जी। और हालांकि ये बहुत अनरियलिस्टिक डिसीजन है बड़ा, जी। इसका तो कोई उनके जेल में रहने ना रहने से कोई ताल्लुक नहीं है। वो यूं। कहते हैं कि वही सामाजिक हमारी प्रतिष्ठा और ये और बच्चा क्या सोचेगा इस हर एक पर अपना अपना प्रभाव पड़ता है। तो वो बड़ा अच्छा सीन दिखाया है, दोनों जब प्रेम करने लगते हैं और वो ही रीचेज आउट फॉर द कंडोम, वो कहती है कि नहीं आज ये नहीं, आज ऐसे ही, तो वो नहीं मानते हैं। तो और है, तो इस तरह के भी सीन है इस नॉवेल में। और फिर जो बड़े बेटे हैं तारानाथ, जो प्रिंसिपल हैं एक स्कूल के, वो कहीं ना कहीं अनइन्वॉल्व हैं। वो जब उनके मित्र शंकर फिर से इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि नहीं 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 कौन रिस्पॉन्सिबल, वो कहते हैं नहीं कोई जरूरत नहीं है, अब जब हो चुकी है सजा तो हो चुकी है, फिर भी वो साथ देते हैं इन्वेस्टिगेशन में। राजी, मुझे लगा कि तारानाथ कहानी के अंत तक आते हैं कि दार्शनिक भाव में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल दार्शनिक भाव में पहुंच जाते हैं। वो अयोध्या की यात्रा भी करते हैं, कहते हैं कि राम जैसे निर्विकार थे चाहे वन गमन के समय या फिर अभिषेक के समय, मैं भी काश वैसा ही रहूं। और इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं चांद को समझने भी लगते हैं अपनी बहन को, कि भाई ठीक है अगर वो चाहती है वो चली जाए घर से बाहर, विमल के पास चली जाए। तो वो कहते हैं कि वही प्रभु हमारे हृदय में बैठ के सब हमसे करवाते हैं, उसी ने विष बनाया है, उसी ने अमृत बनाया है। तो ये एक स्थिति प्रज्ञता भी कहीं ना कहीं तारानाथ में है। कहीं ना कहीं ये जो उपन्यास है जीवन जैसा भी है जी, उसे स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कई सारी चीजें हम श्योरली नहीं कह सकते कि क्या हुआ। अब जैसे यहाँ ये नहीं कह सकते कि वास्तव में किसने खून किया, विमल ने किया, नहीं किया, क्या किया। ये नहीं कह सकते कि प्रेम मुखर्जी से क्यों नहीं हुआ चांद को, विमल से ही क्यों हुआ। और एक प्रोफेसर मिलते हैं मसूरी में, उनसे भी चांद सीखती है कि अपने सुख में खुद दीवार मत बनो, उस पर भी अमल करती है। ये बहुत बड़ी बात है कि अपने सुख में दीवार खुद ही दीवार मत बनो। बहुत बार हम अपने मूल्यों को लेकर, संस्कारों को लेकर, सामाजिकता को लेकर, नैतिकता को लेकर और कुछ आर्थिक मजबूरियों को लेकर, जाति को लेकर, धर्म को लेकर अपने ही सुख में दीवार उत्पन्न बन जाते हैं, सीमा बांध लेते हैं। तो वो भी सीमाएं टूटनी चाहिए। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो एक सफल साहित्यिक कृति ये है। बिल्कुल सफल साहित्यिक कृति है। केवल मैंने जो इंगित किया वो ज्यादा मनोवैज्ञानिक गहराई से लिखी जा सकती थी। तो श्रीलाल शुक्ल को दोस्तों अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप शुरू करें पढ़ना, सीमाएं टूटती हैं, इसी किताब से शुरू करें। और बताइएगा कि थ्रू लिटरेरी लेंस का सीमाएं टूटती है इस नॉवेल पर आपको यह हमारी बातचीत कैसी लगी, जरा कमेंट किया करें ताकि हमारा भी उत्साह बना रहे। आज बस इतना ही। नमस्कार।